गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यहाँ पर उपस्थित सभी का स्वागत। तो बच्चों, आज हम लोग 9वीं का जो विज्ञान 2 साइंस सेकंड का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेने वाले हैं। तो विज्ञान भाग 2 में जो जो पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट है, उनके अंदर क्या क्या घटक हैं, उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मेरा नाम मैंने यहाँ पे फर्स्ट पेज पे ही लिखा है, पाल सर, श्री अखिलेश पाल। मैं मुलुंड मनपा माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाता हूँ। तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। विज्ञान सत्र निहाय पाठ नियोजन, मतलब अभी हम लोग को मालूम है कि 2 सत्र होते हैं, 2 सेमेस्टर होते हैं। तो साइंस में 9वीं की किताब तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर भाग 1 भाग 2 दोनों भी है, और दोनों के जो पार्ट हैं जो पेपर में आते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर या प्रथम सत्र में कौन कौन से पार्ट का समावेश किया गया है, और उसी प्रकार सेकेंड सेमेस्टर मतलब द्वितीय सत्र में किन किन पाठों का समावेश किया गया है, वो देखते हैं। सत्रानुसार पाठ योजना, प्रथम सत्र। तो बच्चों, आपको यहाँ पर क्लियरली स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बाएं साइड में भाग 1 है और दाएं साइड में भाग 2 है। भाग 1 में जो पाठ का नाम है यहाँ पर दिख रहा है आपको, गति के नियम, कार्य और ऊर्जा, धारा, विद्युत द्रव्य का मापन, अम्ल, क्षारक तथा लवण। और द्वितीय सत्र में है प्रकाश का परावर्तन, ध्वनि का अध्ययन, कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व और हमारे उपयोगी पदार्थ। ये तो हो गया भाग 1। तो बच्चों, उसी तरीके से भाग 2, मतलब यहाँ पर जो पाठ रैंडमली दिए गए हैं, लेकिन उनमें से ही भाग 1 और भाग 2 का विभाजन किया गया है। अब भाग 2 जो हमारा मेन मुद्दा है, इसके बारे में चर्चा करना था। तो भाग 2 में प्रथम सत्र में आने वाले जो पाठ हैं, पाठ क्रमांक 6 से लेकर के पाठ क्रमांक 10 तक है। उसमें प्रथम सत्र में जो पाठ पढ़ने वाले हम लोग, वो इस प्रकार है: वनस्पतियों का वर्गीकरण, परितंत्र के ऊर्जा का प्रवाह, पाठ 7। 8वां पाठ है उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्म जीव, और जो 9वां पाठ है पर्यावरण व्यवस्थापन, और 10वां पाठ है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, प्रगति की नई दिशा। उसी प्रकार सेकेंड सेमेस्टर या द्वितीय सत्र में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वे पाठ जो इस प्रकार है: सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं, आनुवंशिकता तथा परिवर्तन, जैव प्रौद्योगिकी की पहचान, अंतरिक्ष अवलोकन, दूरबीनें या दूरदर्शी। तो बच्चों, यहाँ पर दाएं साइड में जो देखा हम लोग ने, वो पार्ट 2 है, और लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाएं साइड में जो हम लोग ने देखा, वो पार्ट 1 है। और उसमें भी आपका सत्र के अनुसार सेमेस्टर वाइज आपका नियोजन ऑलरेडी किया हुआ है बाल भारती के टेक्स्ट बुक में। अंत में देखोगे तो यह नियोजन आपको वहां पर दिखाया गया है। तो पार्ट 2 के पाठ 6 से 10 और 15 से 18, यह कुल 5 और 4 9 पाठ टोटल है। पार्ट 1 में भी 9 है, और टोटल कितने 18 पाठ हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो हमारा क्लास है, आज का जो लेक्चर है, वह मुख्यतः इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मतलब चर्चा करेंगे हम लोग। उसका इंट्रोडक्शन जो है वो है,
तो ये इन पाठों में क्या क्या है, उनके अंदर घटक क्या क्या है और कैसे प्रश्न आते हैं, तो मुख्यतः हम लोग उस पर ही जोर डालेंगे, उस पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी जो पाठ हम लोग ने देखा, इनके घटक क्या है, मुख्यतः इसके इन पाठों में हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं। और दूसरी बात, जो पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न जो आपको पेपर में क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में भी उसका स्वरूप आगे हम लोग देखेंगे बाद में। तो छोटे छोटे प्रश्न जैसे रिक्त स्थान, जैसा कि आप स्वाध्याय में देखते हैं, स्वाध्याय में सब दिया रहता है, छोटे छोटे एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं, जैसे कि रिक्त स्थान हो गया, जोड़ियां मिलाओ हो गया, और उसके बाद असंगत शब्द चुनिए हो गया, ये सब प्रश्न आते हैं। उसी प्रकार दो दो नंबर के भी प्रश्न आते हैं, जैसे कि आ गया कि वैज्ञानिक कारण लिखो। उसके साथ साथ केवल नाम लिखिए टाइप का भी आ सकता है, संक्षिप्त में उत्तर लिखिए, या विस्तार रूप से उत्तर लिखिए, इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है। और आपको आखिरी आखिरी में एक क्वेश्चन रहता है, जिसमें दो क्वेश्चन में से एक करना होता है, और वह मुख्यतः 5 नंबर का होता है। तो इसके बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हुए इन पाठों में जो घटक है उनकी चर्चा करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, छठवां पाठ 6, 7, 8, 9, 10, छठवां पाठ जो है उसका नाम है वनस्पतियों का वर्गीकरण। अभी क्वेश्चन ये है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, व्हाट इज रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत क्यों है। तो हम सभी को क्या आता है कि अगर किसी भी चीज का विस्तृत अध्ययन करना हो तो उसका वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। वर्गीकरण करेंगे तो ही हम लोग उसका अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। तो आपको याद होगा, हम लोग ने 8वीं में पढ़ा था विटाकर की पंचवर्गीय वर्गीकरण पद्धति। मतलब जो सजीव है उनको 5 भागों में विभाजित किया गया था, विटाकर का जो पद्धति है सजीवों को। तो आपको याद होगा, ये 8वीं में ही हमने पढ़ा है। उसमें प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, या आदि केंद्र की, दृश्य केंद्र की, और जो दृश्य केंद्र की है उसके अंदर भी एक कोशिकी, बहुकोशिकीय। अब यहाँ पर एक कोशिकी क्या है बच्चों, एक कोशिकीय मतलब जो एक ही कोशिकाओं से बना होता है, एक ही टाइप के। बहुकोशिकीय, इसमें बहुत सारी कोशिकाओं का समावेश होता है। तो बच्चों, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में अलग अलग टाइप की कोशिकाएं हैं, अलग अलग टाइप के ऊतक हैं। तो निश्चित ही हम लोग बहुकोशिकी में आएंगे, और उसमें भी दो टाइप है। बहुकोशिकी में कोशिका भित्ति युक्त, और दूसरा उसके बिना, मतलब सेल वॉल के साथ और विदाउट सेल वॉल। ठीक। अब बच्चों, ये पार्ट 6 में हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें जगत, किंगडम, वनस्पति, प्लांटी जो है इसके बारे में पढ़ना है, और उसका उप जगत अबीजपत्री और बीजपत्री, मतलब उसका जो सब टाइप है उसके बारे में भी पढ़ना है। जब ये पाठ में पढ़ेंगे तो बीजपत्री और अबीजपत्री टाइप की जो वनस्पतियां हैं, प्रकार की वनस्पतियां, उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसी पाठ में हम लोग अलग अलग प्रकार के वनस्पतियों के टाइप, जो कैसे उनको विभाजन किया गया है और उनकी विशेषताएं क्या क्या है, तो पूरा लेखा जोखा हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कि वनस्पतियों का वर्गीकरण जो है। अब सजीवों में तो वनस्पति, जानवर, इंसान सब आते हैं,
बट उसमें से हम लोग को वनस्पति के बारे में वर्गीकरण पढ़ना है, तो वह इस पाठ द्वारा हम लोग पढ़ेंगे। तो अब डीप में हम लोग जब पढ़ाई इसके बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग डीप में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बच्चों मैंने बताया कि 6, 7, 8, 9, 10, 9वां जो पाठ दिख रहा है बच्चों, उसका नाम क्या है? पर्यावरण व्यवस्थापन। अब बच्चों यहाँ पर पर्यावरण, पर्यावरण हमारे परितः, हमारे चारों ओर जो वायुमंडल का आवरण है, और इसके साथ साथ हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं वो हमारे पर्यावरण में उनका समावेश किया जाता है। तो पर्यावरण में अलग अलग प्रकार की परिसंस्थाएं होती हैं, इकोसिस्टम होते हैं। अब ये एनवायरमेंट मैनेजमेंट या पर्यावरण व्यवस्थापन के अंदर हम लोग को पढ़ना क्या क्या है बच्चों? जलवायु, मौसम विज्ञान, ठोस कचरे का प्रबंधन, आपदा व्यवस्थापन। तो यहाँ पर मुख्यतः हम लोग जलवायु अर्थात, अब हमें मालूम है कि विभिन्न प्रदेशों की जो जलवायु होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। और जलवायु मुख्यतः जो घटकों पर निर्भर करती है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं। किसी भी प्रांत की, प्रदेश की जलवायु है वह विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है। तो इसका बारे में भी हम लोग जब ये पाठ पढ़ेंगे तो ये इसके बारे में, उन घटकों, कौन कौन से घटक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। भूगोल से भी संबंधित है, भूगोल में भी हम लोग पढ़ते हैं कि जलवायु क्या है, और इस जो भी जलवायु है उसके हिसाब से वहां पर कौन कौन सी वनस्पतियां होती हैं, तो कौन से प्रदेश की जलवायु कैसी है, ये सब। मौसम विज्ञान, बच्चों हम लोग को मालूम है कि आजकल हम लोग घर में बैठे बैठे टीवी में देख लेते हैं कि आज 2-3 दिनों में भारी वर्षा की संभावना है, ऐसा न्यूज देख लेते हैं हम लोग। या कुछ आते हैं चक्रवाती तूफान आने वाला है ये तारीख को, फला फला तारीख को। तो मौसम विज्ञान जो साइंटिस्ट लोग बैठे हैं, वो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं? मौसम का अध्ययन करते हैं, और उसके लिए तमाम चीजें हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि हमारा जो कृत्रिम उपग्रह, सैटेलाइट वगैरह है, इंटरनेट वगैरह है, ये हमारे पास। तो वैज्ञानिक लोग सभी चीजों का अध्ययन करते रहते हैं और उसका अपडेट देते रहते हैं। तो जैसा कि हमें क्या आता है, हमें हमारी जो विज्ञान है इसने इतनी प्रगति कर ली है कि हमें आजकल जो भी मौसम में बदलाव आने वाला उसके बारे में पहले से ही थोड़ा अनुमान आ जाता है। जैसे अभी देखिए बारिश हो रही है 2-3 दिन से लगातार, तो वैज्ञानिकों ने, जो मौसम वैज्ञानिक हैं, जो उसके ऊपर अध्ययन करते हैं, उन्होंने पहले ही अंदाजा लगा लिया होगा कि आज महाराष्ट्र के इन भागों में तेज बरसात हो सकती है, और कितनी तेज होगी उसका भी अनुमान लगा लेते हैं। या कहीं समुद्रों में चक्रवाती लहर उठने की संभावना होती है, तो पहले ही चेतावनी दे दिया जाता है कि चक्रवात तूफान आने वाला है, तो जो मछुआरे हैं वो न जाएं, और समुद्र तट के करीब रहने वाले जो लोग हैं वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं, क्योंकि वहां पर वृक्ष गिरने की संभावना होती है, घर के अंदर भी पानी घुस सकता है। तो ये सब मौसम विज्ञान हो गया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है ठोस कचरा व्यवस्थापन। तो ये आजकल हम सभी की समस्या यही है, हमारी आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि ठोस कचरा जो है, सॉलिड वेस्ट जो है, उसका हम लोग व्यवस्थापन बराबर नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अभी हमने एक मोबाइल लिया, आजकल के जमाने में सस्ते भी हो गए मोबाइल। कुछ समय के बाद हम लोग बोर हो गए, तो हम लोग ने क्या किया, वो मोबाइल को साइड में रख दिया और नया मोबाइल ले लिया, ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन। तो अभी उसके अंदर सिम कार्ड डाल के चला रहे हैं। पुराना मोबाइल ऐसे ही पड़ा रहेगा, पड़े पड़े बंद हो जाएगा और पड़ा ही रहेगा।
फिर एक आध 2 साल में फिर नया ले लेंगे। और जो पुराने मोबाइल है जो हमारे लॉकर में कपाट में पड़े रहेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का के रूप में पड़े रहेंगे, क्योंकि हम लोग उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे घर में भी जो हमारे जरूरत की चीजें हैं, उससे अधिक हम लोग ने वस्तुओं का संग्रह कर लिया है, तो वो भी कचरा जैसे ही हो गया। और इतनी आबादी बढ़ने की वजह से जो भी ठोस कचरा ठोस कचरा अलग अलग प्रकार के होते हैं। औद्योगिक कचरा हो गया, घरेलू कचरा हो गया। कचरा तो कचरा है, घर में से भी कचरा निकल सकता है। खाना बना रहे हैं, उसमें फल काट रहे हैं, भाजी काट रहे हैं, या घर में कुछ फर्नीचर करवा रहे हैं, तो फर्नीचर के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े वगैरह, कुर्सी वगैरह टूट गई है, तो सब ठोस कचरा है। और उसी प्रकार औद्योगिक कचरा, तब जो विभिन्न उद्योग धंधे हैं, उनसे निकलने वाले जो कचरा है, मान लीजिए अगर कोई टायर या रबर उद्योग है, टायर बनाने का उद्योग है, जैसे समझ लीजिए ये टायर कंपनी। अब टायर कंपनी क्या बना रही है? टायर बना रही है, लेकिन साथ साथ में टायर तो बना रही है, लेकिन वह सब चीजें बनाने के समय कुछ अनुपयोगी पदार्थ भी निकलते हैं, वेस्ट मटेरियल। तो वो सब कचरे का ही रूप होते हैं, वो सब कचरे में ही उनकी गिनती की जाती है। इसके बाद आता है आपदा व्यवस्थापन। अभी बीच में टाउटे तूफान आ गए थे, तो यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, जो अपना कॉर्नर वाले हैं स्टेट, वहां पर बहुत ही तबाही का मंजर हमने देखा था। तो इसकी वजह से भारी बरसात भी हुई थी, और जो समुद्र के किनारे बस्तियां थी वहां पर पानी भर गया था, बहुत सारे नारियल के पेड़ वगैरह गिर गए थे। तो ऐसे आपदाओं का व्यवस्थापन करना जरूरी है, नहीं तो बहुत ही जन माल नुकसान होने की संभावना होती है, बहुत सारे व्यक्तियों की जान जा सकती है। हमारे पास समझ लो हम लोग ने कुछ संचित करके रखा, स्टोर करके, अनाज या अन्य चीजें, वो पानी की वजह से खराब हो सकती है। घर गिर गया तो घर के अंदर दब के बहुत लोग मर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इन आपदाओं के व्यवस्थापन के लिए हमारे पास सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा व्यवस्थापन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति होती है, उनकी एक टीम होती है। और जहां जहां ऐसी समस्याएं आती हैं, वहां वहां पर वे व्यक्ति, वो ऑफिशियल्स, अधिकारीगण क्या करके लोगों को सुरक्षित बचाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। समझ लीजिए भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, जैसे यूपी बिहार वगैरह में बाढ़ आ जाता है, तो आपदा प्रबंधन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी आपदा ही है। मान लो बाढ़ आ गई है तो मानव निर्मित है नहीं, प्राकृतिक रूप से है, उससे लड़ना तो है ही है। तो उसके लिए आपदा प्रबंधन आवश्यक होता है। उसी प्रकार परितंत्र के ऊर्जा का प्रवाह बच्चों, इकोसिस्टम जो है उसमें एक चेन, एक साइकिल है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और वहां पर आहार श्रृंखला, टिड्डा है, उसको समझ लीजिए मेंढक खा रहा है, सॉरी, टिड्डा घास को खा रहा है, टिड्डे को मेंढक खा रहा है, मेंढक को सांप, सांप को चील, और वो चील मर गया तो कीड़े मकोड़े लगेंगे, फिर मिट्टी में मिल जाएगा। ये जो खाद्य जाल है, आहार श्रृंखला, यह चलते रहेगा। तो इस पार्ट में हमें ऊर्जा पिरामिड, आहार श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला जिसको बोल सकते हैं, और ये जो चक्र है, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, इनके बारे में। और उसके बाद 8वां जो पार्ट है, उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्म जीव। तो बच्चों हमको मालूम है कि सूक्ष्म जीव दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे फायदे वाला और एक हमारे नुकसान वाला। जैसे हम लोग बाहर का वड़ा पाव खा लिए, और वो वड़ा पाव में कुछ बैक्टीरिया थे, और वो जो जीवाणु है हमारे पेट में गए और हमको जुलाब लग गया, पेट दर्द होने लग गया।
तो ऐसे बहुत सारे बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। अस्वच्छ चीजें खाने की वजह से हमारे पेट में जाते हैं और हमें विभिन्न प्रकार की तकलीफें देते हैं। उसी प्रकार ये तो एक उदाहरण दिया मैंने, ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जिससे हमें बहुत सारी रोग होते हैं। हैजा हो गया, समझ लीजिए हम गए, टाइफाइड हो गया, ठीक है, कॉलरा हो गया। तो इस प्रकार से विभिन्न बीमारियों की जड़ है ये सब सूक्ष्म जीव। इसके साथ साथ कुछ लाभदायक भी होते हैं। अब ये लाभदायक में यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है लैक्टोबैसिलाई राइबोसियम किण्व। इडली डोसा तो खाते ही हम लोग, दही भी, छाछ पीते ही हम लोग। तो यहाँ पर लैक्टोबैसिलाई, लैक्टोबैसिलस का प्लूरल है लैक्टोबैसिलाई। अब ये जो सूक्ष्म जीव है दूध का रूपांतरण किसमें करते हैं? दही में करते हैं, है ना। तो ये उपयोगी है क्योंकि दही हमारे लिए पचने में बहुत ही आसान होता है, तो हमारे फायदे के लिए। इसके बाद किण्वन की अभिक्रिया, किण्व मालूम है आपको, हम लोग जब ब्रेड केक ये सब बनाते हैं, इडली डोसा ये सब बनाते हैं, तो ईस्ट वगैरह का यूज करते हैं। फर्मेंटेशन करते हुए देखा ही होगा आपने, जैसे इडली का बैटर जो रहता है वो बनाते हैं तो उसको रखते हैं, या जलेबी का जो बैटर रहता है तो उसके अंदर ईस्ट वगैरह भी डालते हैं, उसमें फर्मेंटेशन होता है या किण्वन होता है। तो ये सब चीजें हमारे फायदे की भी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सूक्ष्म जीव फायदे के भी हैं और नुकसान के भी। तो जो उपयुक्त है वो हमारे लिए फायदे के हैं, और जो उपद्रवी है, जो उपद्रव मचाते हैं हमारे शरीर में, हमें विभिन्न बीमारियां देकर जाते हैं, वो हमारे नुकसानदायक। अब हम लोग 18 पार्ट है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष मतलब स्पेस के बारे में है। उसका अवलोकन करना है तो हमको क्या लगेगा बच्चों? दूरबीन। दूरबीन मालूम है ना आपको? बड़ी बड़ी दूरबीन लगेंगे। तो अब दूरदर्शी। अब बच्चों हम लोग को जैसा कि मालूम है कि अंतरिक्ष के अंदर क्या क्या पिंड है, क्या क्या चीज है, क्या क्या वस्तु है, वो सब देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता है। तो ये दूरबीन के प्रकार कौन कौन से है? अब हमारा जो बाइनोक्यूलर है, हमारा जो दूरबीन है, क्या हम लोग क्या चांद तारे सितारे सब देख सकते हैं? क्या नहीं, उसकी कैपेसिटी है, उसका लेंस का पावर है, उसका लिमिटेशन है कि भाई चलो हमारे पास दूरबीन है तो हम लोग सामने वाले एरिया में कुछ देख सकते हैं, मान लीजिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। लेकिन आप सोचोगे कि वो दूरबीन से चांद तारों का निरीक्षण किया जाए तो संभव नहीं है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, वो हाई उतना पावर का नहीं है। तो साइंटिस्ट लोग के पास जो रहता है वो बड़े बड़े दूरबीन, हाई पावर की, लाखों करोड़ों की लागत से बने हुए दूरबीन रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे दूरबीन बहुत ही जगहों पर प्रस्थापित किया गया है, रेडियो दूरबीन वगैरह। तो इनकी संरचना क्या होती है, कैसे वर्क करता है, कैसे कार्य करता है, और ये जो दूरबीन है इनका खोज कब किया गया, किसने किया, क्या क्या फायदा हुआ हमें, और उसके वजह से विज्ञान में क्या प्रगति आई, सभी हम लोग को ये पार्ट में पढ़ना है बच्चों। और इसरो, अभी इसरो का तो बहुत ही नाम, मंगलयान, इसरो, चंद्रयान सब सुना ही होगा आपने। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, से नासा का भी नाम आपने सुना है, ठीक है। तो ये सब संस्थाएं क्या करती हैं? ये सब संस्थाएं इन्हीं चीजों पर अनुसंधान करती है, रिसर्च करती है। तो इसके बारे में भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, जो जानकारी है, जब हम लोग ये पार्ट पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग ये सब जानकारियां एकत्रित करेंगे, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। हम लोग को मालूम है आईसीटी सब्जेक्ट पहले था, अभी साइंस के अंदर ही
उसको समावेशित किया गया है। अभी हम लोग जो लेक्चर ले रहे हैं, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कुछ चीजें, उसके लिए मुझे मोबाइल की जरूरत है। अब मोबाइल के अंदर डेटा पैक या वाईफाई इंटरनेट की आवश्यकता है। तो ये सब किसकी वजह से संभव हो सका? यही आईसीटी की वजह से। अगर ये इंटरनेट नहीं होता, डेटा पैक नहीं होता, तो क्या मैं आपसे संपर्क कर पाता था? क्या मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता था? क्या मैं आपको कुछ पढ़ा सकता था? नहीं। तो इसके लिए मुझे आवश्यकता किसकी है? इंटरनेट पैक की, मोबाइल के अंदर। या वो नहीं रहा तो हमारे पास और भी उसके ऑप्शंस हैं। जैसे घर में आपने इंटरनेट का कनेक्शन लिया है, राउटर लगाया है, या डायरेक्ट वायर वाला है या वायरलेस, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सब सिस्टम जो है, इसके माध्यम से ये सब संभव है, हम संपर्क कर पा रहे हैं। मैं यहाँ हूँ मुंबई में, मेरा मित्र कोई सपोज दुबई में है, तो मैं दुबई से यहाँ पर वीडियो कॉल करके बात कर सकता हूँ। ये सब सुविधाएं सब नई टेक्नोलॉजी है। पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। टेलीफोन, ये सब चीजें में प्रगति इतनी नहीं हुई थी, और सब चिट्ठी का जमाना था, चिट्ठी लिखते थे। अब चिट्ठी लगभग समाप्ति हो गया है। अब मुश्किल से कहीं देखा होगा आपने कि कोई चिट्ठी भेजता है, उसके जगह पर एसएमएस, ईमेल, फैक्स, टेलीग्राम, यही सब चीजों ने ले लिया है। ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, सब। तो इसमें संगणक के विभिन्न महत्वपूर्ण घटक क्या है? संगणक मतलब होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर हम लोग को मालूम है कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या क्या चीज होता है। इनपुट कहाँ से देते हैं, आउटपुट क्या है, बाद में मेमोरी के टाइप कौन कौन से हैं, जो हमें ज्ञात है उसी के बारे में डिटेल पढ़ना है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि मोबाइल लिया, उसमें 1 GB रैम चाहिए, हाँ, उसके बाद उसके अंदर इंटरनल मेमोरी चाहिए 60 GB। तो ये सब जो जीबी, गीगाबाइट, बाइट, ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजों का अध्ययन हम लोग वहां करेंगे। उसके बाद इससे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं प्रिंटर को, मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, और सारी डिवाइसेस को। मोबाइल से टीवी का रिमोट अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल किया तो टीवी की रिमोट जैसा भी काम करा सकते हैं। तो ये सभी चीजें जो है, विविध प्रकार के सॉफ्टवेयर रहते हैं। अब बच्चों का 10वीं का एग्जाम कैंसिल हुआ, तो उसके लिए अलग ही प्रोसेस करना होगा। तो बोर्ड के सॉफ्टवेयर रहेगा, बोर्ड का कुछ तो वेबसाइट रहेगा, तो उनका एक शिक्षा, उनका जो प्रणाली एक अलग ही है। मार्क्स डाला जाएगा, जो भी होने वाला है अभी फ्यूचर में। अभी 10वीं की परीक्षा तो कैंसिल है। या मोबाइल में आपके सॉफ्टवेयर रहते हैं बहुत सारे अलग अलग, या फिर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है? ठीक है, तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग, विविध प्रकार के ऐप्स देखते हैं हम लोग। घर बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, डीमार्ट में गए, ऐप में ऑर्डर कर दिया, लाइट का बिल भर दिया। तो विविध प्रकार के ऐप्स भी होते हैं, मोबाइल बैंकिंग का ऐप्स होता है। तो उन ऐप द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी चीजें आसान कर सकती है। हम बैंक की लाइन में नहीं लगेंगे, घर पे बैठे बैठे ही हम लोग पैसा गांव में ट्रांसफर कर देंगे, पैसा किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर देंगे, शॉपिंग कर लेंगे। मतलब हमको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ उंगली घुमाना है मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे। और तो यह होता है विज्ञान की दिशा में प्रगति, मतलब एडवांसमेंट है हमारा, ये हमारी प्रगति है बच्चों। ठीक है। अब इसके बाद आनुवंशिकता और परिवर्तन। अब मेंडल के कुछ सिद्धांत हैं, गुणसूत्र क्या होते हैं, क्रोमोसोम, इस सब के बारे में यहाँ पढ़ना है बच्चों। हम लोग को मालूम है कि जैसे जैसे हम लोग सीरियल वगैरह देखते हैं, सीआईडी देखते हैं सपोज, सीआईडी में देखते हैं कहीं मर्डर हो गया, कहीं ब्लड के स्पॉट मिल गए, बाल का टुकड़ा मिल गया, तो सीआईडी वाली टीम आती है, वो सब चीजों को क्या करती है, लेके जाती है सुरक्षित। तो उससे ट्रेस करती है कि वो आरोपी जो है, जिससे ये जो घटना, जो मर्डर या कुछ भी जो काम किया है, उसका पता लगाया जा सके। तो फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट मतलब जो आपका अंगूठे या उंगलियों के निशान रहते हैं वो। उसके बाद ब्लड, अगर कहीं पे कुछ मर्डर हुआ है, कुछ हुआ है, तो कहीं पे ब्लड लगा रहेगा, तो सैंपल लेके जाते हैं। वो ब्लड द्वारा पता लगाते हैं कि वो किस व्यक्ति का होगा, उसके अंदर
फिर उसको मैच करते हैं, जो कोई संदिग्ध आरोपी है तो दोनों का ब्लड मैच करा के देखेंगे तो सेम है, तो मतलब तो इस प्रकार की चीजें जो है विज्ञान ने इतनी प्रगति की है। तो ये जो पार्ट है अनुवंशिकता और परिवर्तन, वंशागति, उसके बाद मेंडल के सिद्धांत, उसके बाद विविध प्रकार के रोग, विविध प्रकार के रोग भी होते हैं, आनुवंशिक रोग होते हैं, इनहेरिटेंस। और अभी आजकल हमको मालूम है कि कोरोना का काल चल रहा है, कोविड का। तो कोविड में आपको मालूम है कि कोविड बार बार रूप बदल बदल के भी आ रहा है। वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं कि अभी इसका ये स्ट्रेंड था, अभी उसके अंदर म्यूटेशन हो गया, परिवर्तन होके आ गया, तो उसके अलग ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग शुरुआत से ही देख रहे हैं कि पहले कोरोना आया था तो उसका भयंकर रूप था, लोगों में बहुत घबराहट थी, तो लोगों को लगा कि 1-2 साल में उसका दवा वगैरह आ जाएगा फटाफट। तो हालांकि मेडिसिन या वैक्सीन आ चुका है, सबको लगना जारी है। तो बच्चों, अलग अलग उसके टाइप्स हैं। जो भी ये कोरोना वायरस है उसके अंदर म्यूटेशन आ रहा है, परिवर्तन कर ले रहा है अपने अंदर की ही जो भी है उसका, और उसकी वजह से उसका जो रूप है बदल जा रहा है। तो वैज्ञानिक लोग सतत उसके ऊपर कार्यरत है, उसका इलाज निकालने के लिए, उसको रोकने के लिए। और इसीलिए कहा गया है कि 2 गज की दूरी, मास्क लगाना जरूरी। मतलब हम लोग कहीं घर से बाहर जाएं आवश्यक कार्य होने पर तो 2 गज की दूरी रखें, डिस्टेंस रखें, और मास्क लगाना जरूरी। क्योंकि मास्क लगाएंगे, क्योंकि यह ज्यादा करके श्वसन प्रणाली द्वारा ही जाएगा। तो जब हम लोग संपर्क दूर दूर रखेंगे, तो अगर कोई कोरोना ग्रस्त व्यक्ति है उससे हम लोग दूर रहेंगे तो हम हमारी सुरक्षा हो सकती है। तो इस प्रकार विविध प्रकार के रोग भी होते हैं, तो उन रोगों के बारे में भी हमें पढ़ना है बच्चों, ये रोग कैसे होते हैं और उन रोगों से हम लोग को रोकथाम कैसे करना है। इसके बाद सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं। सजीव, जैसे हम लोग सजीव हैं, हम लोग सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, नाश्ता करते हैं, टॉयलेट वगैरह भी जाते हैं। तो हम लोग के अंदर अलग अलग संस्थाएं काम करती हैं। तो हम लोग भोजन खा रहे हैं तो उसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, रक्त परिसंचरण, या अनावश्यक अनुपयोगी पदार्थों का जो उत्सर्जन हो रहा है, एक्सक्रेशन हो रहा है, तो उसके लिए जो जो अंग जरूरी हैं उनके बारे में अपने को पढ़ना है। उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं, उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, और ये अंग अगर खराब हो गए तो उनका इलाज क्या है। तो ये सब चीजें भी हम लोग थोड़ा बहुत ये पार्ट में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ साथ में समन्वय, कोऑर्डिनेशन, समन्वय बहुत जरूरी है। हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं लेकिन आप वहां से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, आप मोबाइल साइड में रख दिए और आप चले गए टीवी देखने, बाकी सब काम करने, या उसको मिनिमाइज करके और कुछ काम कर रहे हैं। मतलब आप लेक्चर पे आपका ध्यान है ही नहीं है, जो भी क्लास चल रहा है, तो आप यहाँ कोऑपरेट या कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हो, तो इसकी वजह से आपको समझ में आएगा ही नहीं। तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, समन्वय बहुत जरूरी है। तो ये समन्वय जो कोऑर्डिनेशन है वनस्पतियों में, इंसानों में, सभी चीजों में पाया जाता है। तो ये जो समन्वय है कौन कौन से प्रकार के हैं और इनका नाम क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। और ये समन्वय बहुत जरूरी है। जैसे कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है, स्लिप में खड़ा है, और कोई बल्लेबाज ने गेंदबाज की गेंद पे जब भी उसने खेला और उसका एज लग गया, कट लग गया बैट को, स्लिप वगैरह में कैच आया, तो जो फील्डर है वो आंखों से बॉल देख रहा है कि बॉल जो है वो उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन उसको ब्रेन में फिर वो सोचता है कि कितनी दूरी पे होगा, कब उसको डाइव लगाना है, उड़ी मारना है, कितना जंप करना है, और गेंद जमीन को न छुए उसके लिए क्या करना है। तो ये सब क्विक रेस्पॉन्स होता है, समन्वय मतलब यही हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है, आंखों का और हाथ का जो है एक समन्वय होता है।
आंख से मस्तिष्क को सूचना जा रही है, उसके बाद मस्तिष्क उसके हिसाब से सभी अंगों को ऑर्डर दे रहा है। तो जो फील्डर है वो जंप करेगा, उड़ी मारेगा और उसको एक हाथ से दो हाथ से पकड़ने का प्रयास करेगा उस गेंद को। तो वहां पे भी समन्वय बहुत जरूरी है। अगर वो समझ लो उसका आंख बराबर नहीं है, आंख देख ही नहीं पा रहा है बॉल कहाँ आ रहा है, तो वह क्या कैच लपक पाएगा? नहीं लपक पाएगा। या उसका दिमाग बराबर काम नहीं कर रहा, दिमाग में प्रॉब्लम है, कुछ मेंटल डिजीज है। तो आंख तो देख ले रहा है बट दिमाग जो मेन उसका सेंटर है वही खराब है, तो कैसे पकड़ पाएगा? या उसका पैर बराबर काम नहीं कर रहा तो जंप नहीं मार पाएगा। तो इस प्रकार से समन्वय बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद चाहे वो प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है, ऊतक क्या है, ऊतक के प्रकार क्या है, ये सब चीजों के बारे में पढ़ना है। और आजकल जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है, जीएम सीड, हम लोग देखते हैं कि पत्ता गोभी गुलाबी कलर का भी आता है, हरे कलर का भी आता है, सेब भी अलग अलग कलर का आ रहा है, बड़े बड़े कलिंगड़ आ रहे हैं, पत्ता गोभी फूल गोभी आ रहा है, बड़े बड़े कद्दू आ रहे हैं, 100 100 किलो 80 80 किलो के आ रहे हैं। हाँ, तो ये सब जो है, इसका दूध वगैरह भी, एक एक गाय 10 10 लीटर भी दूध दे रही है। अब देसी गाय तो इतना देना मुश्किल है, तो जो संकरित प्रजाति की गाय, जर्सी गाय, ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजों के बारे में जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके बारे में पढ़ना है। तो बच्चों, आज जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट या साइंस पेपर 2 में क्या कौन कौन से पार्ट हैं, उनके अंदर किन किन घटकों का समावेश है, इसके बारे में देखा हम लोग ने। अब बच्चों, हाँ, किसी को कुछ पूछना हो बच्चों तो हैंड रेज करो। और हाँ, यहाँ पर शिवम विश्वकर्मा नामक जो बच्चा है उसे हैंड रेज किया है। तो जैसा कि हमारा नियोजन है, प्लानिंग है कि 30 35 मिनट का जो भी लेक्चर क्लास रहेगा उसके बाद आपको 5 10 मिनट का समय दिया जाएगा, तो आप सवाल पूछ सकते हो। तो शिवम विश्वकर्मा क्या पूछे हैं बच्चा? पूछ सकते हैं आप। तो आप पूछिए और उसका जो भी मेरे हिसाब से उचित जवाब होगा वो मैं देने का प्रयास करूंगा। तो हाँ, शिवम विश्वकर्मा का माइक ऑन कीजिए, इन्होंने हैंड रेज किया है। 10 मिनट है आपको, तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। विशाखा एंड नंदिनी गुप्ता, निधि पाटीदार, इन्होंने रेज हैंड किया है। तो आपके प्रश्न, माइक अनम्यूट होगा तो आप पूछ सकते हैं। सर एक बार वापस बताओ, पार्ट 2 में कौन कौन सा लेसन है? सॉरी, एक बार वापस बताओ, पार्ट 2 में कौन कौन सा लेसन है? हाँ, विज्ञान का पार्ट 2 का जो किताब है ना बच्चा, वो किताब में जब आप अंत अंत में जाओगे तो वहां पर ये पार्ट नियोजन दिया गया है। और अभी मैंने पीडीएफ शेयर, सॉरी, पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो शेयर किया था पहले पेज पे ही, दूसरे पेज पे, उसमें सभी पार्ट थे। तो वो जो पार्ट थे 6 से लेकर के 10 तक, ठीक है, और वहां पर 15 16 17 18, ये जो पार्ट है, टोटल 9 पार्ट है पार्ट 2 में। और उन पार्ट के नाम क्या है वो भी मैंने बताया था, तो वापस से बता रहा हूँ, 6 7 8 9 10 15 16 17 18, तो ये टोटल 9 पार्ट जो है वह विज्ञान 2 में है। और उन पार्ट के नाम क्या है और उनके अंदर क्या क्या घटक का समावेश है और क्या पढ़ना है अपने को एक्चुअल में, जिसके ऊपर प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, तो वो सब ही चर्चा हम लोग ने अभी पिछले आधे घंटे से किया है। तो हेलो सर। आपके पास पीडीएफ किताब होगा ऑनलाइन वाला, तो उसमें भी आप एंड में जाएंगे तो आखिरी आखिरी में सभी पार्ट, पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, वो सब आपको दिख जाएगा। अगर आपके पास एक्चुअल टेक्स्ट बुक है, किताब है, तो उसमें आप पीछे पलट कर आखिरी में देख सकते हैं। और अगर मोबाइल में भी है तो वहां पे भी आपको दिखेगा। पाठ क्रमांक 6 7 8 9 10 और प्रथम सत्र का हो गया, द्वितीय सत्र में
15, 16, 17, 18। समझ में आया बच्चे? समझ में आया बेटा? हेलो सर। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर बोलिए। संगणक का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? संगणक का महत्वपूर्ण घटक तो सभी घटक महत्वपूर्ण है। अब उसमें संगणक में जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे और हमें थोड़ा ज्ञात भी है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है ना, दोनों भी जरूरी है। हार्डवेयर पार्ट्स जैसे सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अब वो सीपीयू जो बॉक्स रहता है, देखा होगा कंप्यूटर में, हाँ उसके सर। अंदर फाइल लगा रहता है। उसके अंदर आईसी, जैसे मोबाइल के अंदर आईसी रहता है, उसके अंदर भी रहते हैं छोटे छोटे रजिस्टर वगैरह रहते हैं, मदरबोर्ड रहता है ना। तो सब हार्डवेयर पार्ट्स हैं। रैम रहता है उसके अंदर। तो हार्डवेयर हो गया। और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हैं उसके अंदर। जैसे हम लोग ने समझ लो विंडोज 9 डाला, 10 डाला, है ना। तो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज है, तो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से ही आपके अंदर जो जो भी एप्स रहेंगे, सॉफ्टवेयर रहेंगे, वो काम करेंगे। जैसे आपने एमएस पावर पॉइंट डाला है, एमएस ऑफिस डाला है, रहेगा ऑलरेडी। तो एमएस ऑफिस में जो जो है, एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, है ना। तो ये सब चारों चीजें आपको दिखेंगी। तो उससे आप अपना काम कर सकते हो। कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो, या वर्ड में आपका रिज्यूम बायोडेटा बना सकते हो, ठीक है। और उसके बाद एक्सेल में आप कोई शीट बना सकते हो, हिसाब किताब बना सकते हो। ओके। तो ये कंप्यूटर में अलग भाग है। माउस होता है, सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है। जो टीवी है मॉनिटर, वही हो गया टीवी जैसा। उसके अंदर हम लोग को दिखता है जो जो काम करेंगे, कीबोर्ड पे जो भी टाइप करेंगे उसमें हमको दिखेगा। तो इस प्रकार से मेमोरी भी दो टाइप की है, ठीक है। इंटरनल है, एक्सटर्नल है। वहाँ पे रैम, रोम, ये सब चीजें जो क्या है वो हमें थोड़ा थोड़ा मालूम रहता है, बट एक्चुअल में उसका क्या शब्द है, क्या मतलब है, वो हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर में। वो चैप्टर एक बार आप पढ़िए, इजीली समझ में आ जाएगा। हेलो। हाँ ओके हेलो। सर, थैंक यू। गुड ओके मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलिए बच्चा। हेलो सर, जो आप लिंक रोज भेजते हैं, मतलब कल जो भेजे थे वही लिंक से ज्वाइंट होना है? हाँ, तो आपके जो स्कूल का ग्रुप का लिंक होगा, जो आपके हेडमास्टर हैं, आपके क्लास टीचर हैं, आपको समय समय पर लिंक भेजेंगे, तो उसी से ही ज्वाइन करना है। और मान लीजिए कुछ बदलाव होगा तो उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी कि भाई अब ये लिंक काम नहीं करेगा, दूसरा लिंक है, जो भी है। तो उसके लिए आपके ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप में आपके मुख्याध्यापक हैं, आपके शिक्षक, हेडमास्टर हैं, क्लास टीचर हैं। तो आपको जो जो ग्रुप में लिंक भेजते हैं उसी लिंक पर क्लिक करना है। जूम लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ज्वाइन होंगे। वहां पे आपको कुछ पासवर्ड वासवर्ड डालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक या है फिर सर। जूम में अगर फुल हो जाता है तो यूट्यूब लाइव द्वारा भी आप देख सकते हैं। सर। बोले। सर। हाँ सर, तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका स्नायु संस्था क्या है? हाँ, अब ये तंत्रिका कोशिका क्या है? अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, तो उसके नर्वस सिस्टम जैसे अपना मस्तिष्क है। अब आप लोग ने समझ लीजिए कि आ, कोई धारदार चीज है, गुलाब का फूल हम लोग गए अपने पौधे में से तोड़ने गए, अचानक में चुभ गया, हमको काटा, है ना। भले ही हम लोग कहीं और भी देखते रहेंगे तो हाथ हटा लेते हैं ना। हाँ सर। रिस्पॉन्स फटाफट जाता है किसको? हमारे मस्तिष्क को, ठीक है। तो मस्तिष्क को जो रिस्पॉन्स फटाफट जा रहा है, तो उसके लिए बहुत सारी कोशिकाएं रहती हैं। तो वो संदेश जो है, वो संदेश कोशिकाओं के माध्यम से, इन तंत्रिका कोशिका के माध्यम से, इनके अलग अलग प्रकार भी है, जो भी है उसकी आकृति भी हम लोग देखेंगे जब पढ़ेंगे, तो कैसे काम करता है वो भी देखेंगे। तो इनका वह रोल होता है, वह उपयोग होता है। जैसे गर्म पानी है, अब गर्म पानी हम लोग छू लिए तो हाथ हटा लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता गर्म पानी में हाथ डाल देते पूरा मजा आता है, ऐसा है क्या? नहीं ना। जैसे आपको गर्म लगा, हमारे दिमाग को मालूम पड़ गया कि भाई कुछ तो गर्म है, हाथ हटाओ, हाथ खींच लेते हैं। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन हो जा रहा है वहां पे, तो यही है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। क्या बच्चे लोग? हाँ, और किसी को कुछ पूछना? समय लगभग हो चुका है, तो अगर और किसी को कुछ पूछना हो तो हैंड रेज कीजिए और अपने सवाल, क्योंकि आज चूंकि इंट्रोडक्टरी हेलो पार्ट। सर। हाँ बोलिए।
सर वो है ना, मैंने आपके इस स्कूल में एडमिशन किया, लेकिन है ना मैं ग्रुप में नहीं हूँ, मेरे पापा का नंबर है ना उसमें ग्रुप में हो, तो क्या आप मुझे ग्रुप में ले सकते हैं हाँ तो जो आपके अलग पापा नंबर का, से? हाँ जो आपके पापा का तो नंबर मैं ग्रुप मुंबई में में, रहते हैं ना, मैं गांव में आई हूँ तभी जाके। हाँ ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए, आपके पापा का नंबर ग्रुप में है बराबर, हाँ पापा के नंबर ग्रुप में है बराबर। बच्चों आज हम लोग ने साइंस 2 में कौन कौन से पार्ट हैं और उनमें क्या घटक है और उनका पैटर्न थोड़ा बहुत क्या है और हमें क्या पढ़ना है साल भर, उसके बारे में आज हम लोग ने एक क्लास में पढ़ा। तो मान लीजिए कि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इंट्रोडक्शन था। तो ये अब आज हमने कोई पार्ट नहीं पढ़ा है, हमने जो साइंस 2 में जो जो पार्ट है सत्र नहीं आए, फर्स्ट सेमेस्टर में कितना आ सकते हैं, आएंगे सेकंड में कितने, उनके बारे में चर्चा की। और जैसे जैसे हम लोग पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, पार्ट के ऊपर या घटक के ऊपर चर्चा करेंगे तो उसकी विस्तृत जानकारी हम लोग अर्जित करेंगे, हासिल करेंगे। तो आप लोगों का ज्वाइन होने के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और इसी तरीके से ज्वाइन होते रहिए और अपनी समस्याओं का निराकरण कीजिए। थैंक यू।